हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी क्लास 7 का यह तीसरा अध्याय है और 2 अध्याय हमने पहले पढ़ ली है। ये बीटीबीसी बुक है, बिहार सरकार के द्वारा जो स्कूल में चलता है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की भूमिका। शिक्षा के क्षेत्र में क्या भूमिका सरकार की है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या भूमिका सरकार की है। आप जो टीचर बनने वाले हैं वो किस क्षेत्र में आता है, तो शिक्षा के क्षेत्र में। तो शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की भूमिका यही है कि वह बच्चों को सही और जो है अच्छी शिक्षा प्रदान करवाएं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। लिखा गया है कि सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था, आपदा के समय राहत लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है। क्या है? सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था, आपदा के समय राहत लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है। इसलिए अपेक्षा होती है कि लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार इसे पूरा करे। इस अध्याय में हम लोक शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी सरकार की भूमिका को समझेंगे और देखेंगे कि यह सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ी हुई है। शिक्षा हमारे जीवन के विकास के लिए ज़रूरी है, अर्थात वह दुनिया को देख सकते हैं कैसे कैसे जो है। ये मरीज का है, यहाँ पर जो है ये अस्पताल है, तो ये आपका विद्यालय है। तो शिक्षा हमारे जीवन के विकास के लिए ज़रूरी है, अर्थात वह दुनिया को समझने का मौका देती है, आत्मविश्वास देती है और व्यक्ति और समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। शिक्षा इस बात के लिए सक्षम बनाती है कि हम अपनी रुचि के अनुसार काम ढूंढ पाएं, समाज के लोग किसी समस्या पर मिलजुल कर बातचीत कर सके और उसका समाधान निकाल सके। उसके अलावा एक शिक्षित व्यक्ति अदालत में अपना बचाव करने, बैंक से ऋण लेने, वैज्ञानिक ढंग से खेती करने, सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी लेने में ज़्यादा समर्थ होता है। वह राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने एवं सामाजिक कार्यों में सफलतापूर्ण भागीदारी करने में सक्षम महसूस करता है जिसके पास शिक्षा है। चलिए बिहार में शिक्षा की स्थिति को देखते हैं। बिहार में कैसी शिक्षा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या होता है? स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही सरकार के लिए हमारे संविधान ने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि 10 वर्षों के अंदर 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएगी। कितना वर्ष? 14 वर्ष। लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी। आज इतने वर्षों बाद भी सभी लोगों तक शिक्षा नहीं पहुंची। यह हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। आइए अपने राज्य के उदाहरण से इस स्थिति को हम समझते हैं। एक दृष्टि हम नीचे तालिका में दी गई है, इस पे डालेंगे, जो बिहार की साक्षरता दर से संबंधित साक्षरता दर बताती है कि कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं। यानी वैसे लोगों की कितनी संख्या है जो कम से कम अपना नाम लिख सके। मतलब ऐसे लोग की संख्या कितनी है जो अपना कम से कम नाम लिख सके और कुछ सरल वाक्यों को पढ़कर समझ सके। उसी लोग को, मतलब ऐसे लोग को क्या कहा गया? साक्षर कहा गया। 2001 की जनगणना के अनुसार शिक्षा जो है बिहार की साक्षरता यहाँ पर दर दी गई है। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर देखेंगे तो कुल साक्षरता दर 47% 2001 में है। पुरुष की साक्षरता दर 60% है। महिला की साक्षरता दर कितना है? 33%। अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर 29% और अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर 28%। ये 2001 के जनगणना के अनुसार है। अभी 2011 के जनगणना के अनुसार अब देखेंगे तो इसके कुछ बदले पहलू आपको देखने को मिलेंगे। हम आपको 2011 का जनगणना के अनुसार जो बिहार की साक्षरता दर है वो बता देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो कुल साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार है वो कितना है? 61.8%। कितना? 61.8 है। इसमें पुरुष जो हैं को टोटल कितने साक्षर है? तो पुरुष हैं टोटल 71.2% साक्षर और महिला कितना है? तो महिला मात्र हैं 51.5%। और उसे जो है अनुसूचित जनजाति दर उसे कम है और अनुसूचित जनजाति भी कम ही आपको है। तो ये आप याद रखेंगे। महिला की साक्षरता दर कितना है 2011 के अनुसार? तो 51.5 है और पुरुष की कितना है? तो 71.2 है और कुल कितना है? तो 68.8 है। ये याद रखिएगा, ये यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं।
ठीक है। और शाब्दिक साक्षरता दर अगर आपसे पूछ लेगा तो ये रोहतास का है, कितना, तो 73.37%, 73.37%। आगे चलेंगे। इस तालिका को देखने से पता चलता है कि अपने राज्य में शिक्षा की स्थिति अत्यंत दयनीय, सबसे नीचे यहाँ पर आगे है, दयनीय है। हमारी कुल साक्षरता दर आधी से भी कम है। हमारी कितनी है? कुल साक्षरता दर आधी से भी कम है, अर्थात हमारे प्रदेश की कुल आबादी से आधे से ज़्यादा लोग जो हैं पढ़े लिखे नहीं हैं। महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्थिति सबसे बदतर है। इनमें केवल 1/3 मतलब 28 से 33% ही साक्षर है। ये देख सकते हैं निरक्षर कितना है और साक्षर कितने हैं। आगे है कि यह स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि स्कूल की व्यवस्था बहुत कमज़ोर है। बचपन में इन्हें स्कूल जाने एवं पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला। हाल के वर्षों में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के कारण साक्षरता दर में अत्यधिक वृद्धि देखने को मिली है, फिर भी 100% लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है। यह देख सकते हैं निरक्षर कितना है। बच्चों द्वारा बच्चों का सर्वे, आज भी बच्चे विद्यालय क्यों नहीं जा रहे, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं? तो इसके लिए एक सर्वे करते हैं। 4-5 बच्चों की टोली बनाकर नीचे दिए गए प्रश्नों पर कम से कम 3 बच्चों से बात करना है। इन बच्चों की परिस्थिति जो है अलग अलग है। यह पता करने की कोशिश करें कि किन कारणों से बच्चे जो हैं, किन कारणों के चलते बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ पर है पहला सर्वे। तो ऐसे बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए वे कौन कौन से हैं जिनके चलते ये बच्चे कभी स्कूल नहीं गए? देखिए, आप स्लम एरिया जाइए, वहाँ पर बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? वहाँ पर बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? उनके जो रहने, खाने, पीने, हर चीज़ की व्यवस्थाएं मतलब दयनीय स्थिति में। उनको स्कूल का जन्म लेते ही 3-4 साल बच्चे को देख सकते हैं कि पीठ पे बोरा लादे चल दिया काम करने, मतलब कूड़ा करकट, प्लास्टिक बोतल ये सब उठाने के लिए चला जाता है। तो स्कूल वो कैसे आएगा? ये हो गया। दूसरा चलेंगे, ऐसे बच्चे जो विद्यालय में पढ़ते थे, ऐसे बच्चे जो विद्यालय में पढ़ते थे लेकिन उन्होंने बीच में ही जाना बंद कर दिया। किन कारणों से ये बच्चे विद्यालय में ही जो है बच्चे, किन कारणों से बच्चे बीच में ही विद्यालय छोड़ दिए? देखिए, आर्थिक स्थिति जो यहाँ पर बहुत मायने रखती है। बच्चे बीच 8वां, 7वां, 6ठा करते करते जो है वो कमाने के लिए चला जाता है। घर की स्थिति 3-4-5 लोगों की जो है रहन सहन, खान पान सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती है, और नहीं होने के कारण वह घर को देखता है और साथ लग जाता है जो कमाने के चलते हैं बाहर की ओर। और इसके कारण देखते हैं कि लोग आपको आप खोजिएगा कि कहाँ गया, तो 8 क्लास में पढ़ता है, 7 क्लास में पढ़ता है, लेकिन वो विद्यालय नहीं आ रहा है, तो कहाँ गया? तो वो गया कमाने के लिए। वो कहाँ गया? कमाने के लिए गया। ऐसी स्थिति जो है आज भी आपको देखने को मिलती है। चलिए आगे चलेंगे। ऐसे बच्चे जो बाल मजदूर हैं, किन किन कारणों से वे बच्चे पढ़ने की उम्र में मजदूरी करने लगते हैं? हमने अभी आपको वो सारी कारणें बताई, जो घर के कारण हैं, जो घर की परेशानियां हैं, जो घर की उम्मीद, जो आप पढ़ने की उम्मीद है, आपको पढ़ना चाह रहे हैं आप, लेकिन ऐसी स्थिति परिस्थिति आपको मजदूर बना देती है। कहते हैं कि 2 घंटे उसके यहाँ चाय बेच कर आते हैं। देख रहे हैं बच्चे को चाय बेचते हुए, ये जो है सुबह शाम लेकर कब चलेगा चाय बेचने, या अपनी मम्मी या अपने पापा का सहायता करेगा। जब ये अपनी मम्मी और पापा या जो है किसी और की सहायता में ये जुटेगा तो आपका वो कैसा व्यवहार और कैसा जो है वो बच्चा हो सकता है, कैसी उसकी परवरिश हो सकती है जो शिक्षा के लायक है। तो ऐसा परवरिश जो है समाज में देखने को मिलती है। जो बच्चे अपने जो है परिवार के लिए, अपने जो है घर के लिए वो क्या करते हैं? स्कूल छोड़ देते हैं, स्कूल उनकी परिस्थिति छुड़वा देती है। ऐसे बच्चों को देखना चाहिए। सरकार ऐसी अब सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर कर रही है कि बच्चे स्कूल ना छोड़ें। काम धंधे जो खर्च रुपये पढ़ाई में होते हैं वो सरकार देने की हर संभव कोशिश कर रही है। बच्चे बीच में स्कूल छोड़ देते हैं, पढ़ाई जो है थोड़ा महंगा हो जाता है। कॉपी, कलम, किताब, अन्य चीज़ें जो हैं, कपड़े, ये खरीदने के रुपये पैसे नहीं होते।
लेकिन सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि वह जो है स्कूल की हर सुविधाओं के साथ सजग मतलब रहे और वह जो है आगे बढ़े। बच्चे को स्कूल आते ही ड्रेस दिया जाता है, किताब दी जाती है फ्री में, हर संभव जो है कोशिश की जा रही है बढ़ाने की। चलिए, हमने चर्चा यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से कर ली है। अब चौथा है कि एक शैक्षणिक सर्वेक्षण कराएं जो एक ही उम्र के सरकारी स्कूल और निजी स्कूल या और अन्य किसी जो है प्रकार के स्कूल के बच्चे के बीच में अंतर करेंगे। देखिए, एक निजी स्कूल और एक जो है सरकारी स्कूल में आपको अंतर मिलेगा। सरकारी स्कूल वो व्यक्ति जाता है जिसके पास जो है आमदनी नहीं, जिसके पास रोज़गार नहीं है, वैसे व्यक्ति जो दिन में काम करते हैं रात में खाते हैं, दिन में काम करते हैं रात में खाते हैं, ठेला खींचते हैं, किसी प्रकार ई रिक्शा चलाते हैं, टेम्पो चलाते हैं, तो रात तक उनका काम होगा तब उनका भोजन होगा। निजी में देखेंगे तो सरकारी के अलावा यहाँ पर निजी में वैसी सारी व्यवस्थाओं और ऐसी सारी सुविधाएं दी जाती है। ये सारी कैसे? तो ये निजी वाले स्कूल जो होते हैं उसमें रुपया लगता है। रुपया कौन देते हैं? तो निजी में जो पढ़ाते हैं व्यक्ति, जो सरकारी नौकरी करते हैं लेकिन सरकारी स्कूल में वो नहीं भेजते हैं, जो सरकारी काम करते हैं लेकिन सरकारी काम में जो है वो अपने बच्चे को नहीं ले जाना चाहते हैं, जैसे कि स्कूल में। सरकारी काम में तो वो ले जाना ही चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर लूट है, वहाँ पर लूट होता है। आप जानते हैं कि सरकार की ऐसी व्यवस्थाएं आज आपको देखने को मिलती है। भागलपुर में देखिए, 1700 करोड़ का पुल गिर गया। क्या है ये? लूट है। क्या है? भ्रष्टाचार है। तो ऐसी जो है व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। सरकारी और निजी स्कूल में देखेंगे तो आपको ऊंच नीच का फर्क पड़ेगा। यहाँ पर विधि व्यवस्था और अनुशासन देखने को मिलता है, तो सरकारी में जाइए तो कोई अनुशासन ही नहीं है। सरकारी के बच्चे गए कब आए कोई पता नहीं चलता, लेकिन आप प्राइवेट में जाइए तो एक नियम है, 7 बजे जाना है, 11 बजे आना है। उससे पहले आप आकर दिखाइए, नहीं आइएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अंतर हमने कुछ देखा यहाँ पर। शिक्षक के लिए यहाँ पर है, बच्चों द्वारा किए गए सर्वे को अध्यापक समूह कार्य के माध्यम से आंकड़ा एकत्रित कर उनका विश्लेषण करेंगे और बच्चों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्य कारण नज़र आ रहे हैं, इसके जो है के लिए क्या करना चाहिए चर्चा करेंगे। चलिए, सरकार की भूमिका देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो शिक्षा प्राप्त करना सब जो है हम सबका हक है। सबको शिक्षा उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। इस बात को पूरा करने के लिए यह जरूरी है कि कि इसे कानून का स्वरूप दिया जाए, ताकि किसी को अगर शिक्षा उपलब्ध ना हो तो वह न्यायालय का सहारा ले। इसके लिए साथ साथ शिक्षा के लिए बेहतर एवं उचित व्यवस्था करना जरूरी है। इसलिए इस हेतु जो है कई योजनाएं शुरू की गई, जिसके तहत यह लक्ष्य पूरा हो सके। इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं, जो साइकिल योजना है, पोशाक योजना है, छात्रवृत्ति योजना है। ये सब बच्चे को दिए जा रहे हैं ताकि वह बच्चे अपने पढ़ाई पूरी कर सके, एक सभ्य नागरिक बन सके, हमारा राज्य आगे बढ़ सके। सच शिक्षा स्वास्थ्य अगर ठीक है तो हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन सुंदर है, स्वच्छ है, और यहाँ पर हम आगे बढ़ने की जो हमारी लालसा, कुछ करने की जो हमारी चाह है, वह क्या होगा? पंख उड़ेंगे, पंख जो है लग जाएंगे आपके पर में। तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर पहला है अनुप्रिया, अंतरा, सालिनी, शबाना। मध्य विद्यालय नगदहा में 8वीं वर्ग की कक्षा है। यह विद्यालय उनके घर से काफ़ी नज़दीक है, इस कारण विद्यालय आने जाने में कोई असुविधा नहीं होती। पर एक बात उनके मन में हमेशा कचोटती है कि शायद कि वह आगे पढ़ाई ना कर पाएगी, क्योंकि उच्च विद्यालय की दूरी गांव से लगभग 5 किलोमीटर, कितना? 5 किलोमीटर है। विद्यालय दूर होने के कारण गांव की अधिकतर लड़कियां कक्षा 8 के बाद पढ़ाई नहीं कर पाती, क्योंकि उन्हें विद्यालय आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उनके माता पिता भी उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। एक दिन अखबार के माध्यम से पता चला कि कक्षा 9 में पढ़ने वाली सभी लड़कियों को सरकार द्वारा साइकिल दी जाएगी। सभी जो है उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अब इस गांव की सभी लड़कियां आगे की पढ़ाई कर सकती है। अब सभी लड़कियां आगे पढ़ सकती है।
कक्षा 8 में उत्तीर्ण होने के बाद सबके माता पिता ने अपनी अपनी लड़कियों का नामांकन उच्च विद्यालय में करवा दिया। कुछ ही दिनों बाद विद्यालय प्रधान ने कक्षा 9 में पढ़ने वाले सभी लड़कियों के बीच साइकिल वितरित करवा दी। साइकिल पाकर ये लड़कियां आत्मविश्वास से परिपूर्ण दिखती हैं। एक समूह में विद्यालय जाती हैं। ये क्वेश्चन है कि अनुप्रिया व उनकी सहेलियां क्यों परेशान थी? क्योंकि उनको लग रहा था कि वो इतना दूर कैसे जाएगी और वह जो है कैसे पढ़ाई कर पाएगी। वो उसका जो है हाई स्कूल का पढ़ाई, उच्च विद्यालय का पढ़ाई छूट जाएगा। सबकी परेशानी कैसे दूर हुई? तो सरकार के द्वारा साइकिल वितरित की गई, योजनाएं लाई गई, उससे दूर हो जाती है। लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो बात है, पहला कि दूर स्कूल होता है, दूसरा जो है घर के अनेक और सारे काम होते हैं। लोग समाज में लड़कियों को पढ़ाने के लिए जो है दूर जाने के लिए नहीं देना चाहते। उनकी जो है लगता है कि कुछ अनहोनी ना हो जाए, डर लगा रहता है। लड़कियों के बीच जो है ऐसी भावनाएं, माता पिता के बीच जो है ऐसी सोच जो है उभर कर आती है। तो ये सारे कारण होते हैं। आपकी समझ में ऐसी क्या व्यवस्था हो सकती है जिससे लड़कियों को परेशानी ना हो? तो आपने यहाँ पर देखा तो लड़की की परेशानी को दूर करने के लिए साइकिल की व्यवस्था की गई, और साथ ही साथ जो है पोशाक की व्यवस्था, छात्रवृत्ति की व्यवस्था, अन्य व्यवस्थाएं चाहे आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, हर व्यवस्थाओं को जो है सरकार साधने का प्रयास कर रही है। और ये सरकार साधने के प्रयास के साथ साथ ये भी कह रही है कि तुम उड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये सरकार आगे बढ़ा रही है और आप भी जो है समाज और परिवार भी जो है अब लड़कियों को पढ़ने के लिए आगे बढ़ा रही है। तो आप पढ़ाइए और इसके साथ साथ जो है लड़कियों को सुविधा भी मिलती जा रही है और साथ ही साथ जो है वो आगे बढ़ भी रहे हैं। ठीक, आगे चलिएगा। लिखा गया है कि सुमित सरकारी विद्यालय में कक्षा 5 का छात्र है। वो हमेशा खुश दिखता था, पर इन दिनों चिंतित रहता है। उसकी चिंता का मुख्य कारण है किताबों का समय पर ना मिलना। बाजार में भी उसकी पुस्तक नहीं मिलती, मतलब पुस्तक नहीं बिकती, इसीलिए चाहकर भी वह अपनी बाजार से पुस्तक नहीं खरीद पाया। सरकार की यह योजना है कि कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें दी जाएगी, ताकि सभी वर्गों के बच्चे विद्यालय जा पाए। 5वीं कक्षा में आए सुमित को 3 माह हो गए। अब उसे यह चिंता भी सता रही है कि परीक्षा में वह क्या लिखेगा। प्रधानाध्यापक से कहने पर वह स्थिति की जानकारी लेते हैं एवं 1 माह में पुस्तकें विद्यालय में पहुंच जाएगी, ऐसा आश्वासन देते हैं। देखिए यहाँ पर सुमित की चिंता का कारण क्या था? उसको पुस्तकें नहीं मिले। यदि सुमित की जगह आप होते तो आपके मन में क्या विचार आते? हमारे मन में विचार आते कि पढ़ेंगे नहीं तो लिखेंगे कैसे, और परीक्षा में लिखेंगे कैसे, और जानकारी नहीं रहेगी तो हम कुछ बताएंगे कैसे। ये सब बातें आप चर्चा करेंगे। आपके समय जो है आपको समय पर किताब नहीं मिलने की स्थिति में प्रधानाध्यापक क्या प्रयास किया? तो वह सुनिश्चित करते हैं कि 1 महीने में हम पुस्तक दे देंगे। यहाँ पर माध्यम भोजन योजना, पोशाक योजना, भवन निर्माण योजना, आंगनबाड़ी केंद्र इत्यादि योजनाओं के विषय में शिक्षकों से चर्चा कर सकते हैं। आखिर इनकी ज़रूरत क्यों? तो ये सारे जो हैं विद्यालय में उपस्थिति और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जरूरी हुआ। क्या आप अपने विद्यालय में पढ़ाई व्यवस्था से संतुष्ट हैं? सोच सकते हैं कि अगर पढ़ाई आपके विद्यालय में हो रही है अच्छी से तो आप संतुष्ट हो सकते हैं। चलिए आगे चलेंगे। एक नज़र शिक्षा के अधिकार पर। सारी व्यवस्थाएं आपको सरकार करके दे रही है। आप अपना जो टीचरगण हैं वो सही से 100% देंगे तो शिक्षा क्या होगा? विद्यालय में जो सरकारी टीचर हैं और जो सरकारी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे करेंगे। सारी इतनी सुविधाएं आपको सरकार के द्वारा दी जा रही है, आप उसको थोड़ा तो ध्यान दीजिए। आपके ध्यान देने से बच्चों की हौसला भी तो बढ़ती है, और हौसला जब बढ़ेंगे तो वो आगे ज़रूर बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे एक नज़र जो है शिक्षा के अधिकार पर। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा।
शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू है। कब से लागू है शिक्षा का अधिकार, कब से लागू? 1 अप्रैल 2010 से। बार क्वेश्चन जो है सीटेट में ये पूछा गया है। शिक्षा के अधिकार के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। कितने से कितने वर्ष? 6 से 14 वर्ष। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसी भी बच्चे को कक्षा में रोका नहीं जाएगा, ना ही निष्कासित किया जाएगा। सभी बच्चों को स्कूल जाना अनिवार्य है। जिन बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है उन्हें मदद कर पुनः नामांकित किया जाएगा। उन्हें मदद कुछ करिए और उनका जो है नामांकन फिर से करिए। चलिए, हम शिक्षा के बारे में पढ़ लिया, अब स्वास्थ्य के बारे में पढ़ते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की भूमिका। जिस तरह शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की जिम्मेदारी है, उसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश में लोगों की स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। पीने के लिए अच्छा जो है स्वच्छ पानी की कमी है, संतुलित आहार की कमी है, दवाइयों की कमी, अस्पताल में अपर्याप्त बिस्तर, डॉक्टर की कमी, अनेक समस्याएं आपको देखने को मिलती है। स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सालय है। हमारे देश के संविधान के अनुसार सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। नागरिकों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होना चाहिए, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने वाली संस्थाएं जैसे कि गांव का स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल आदि से अपेक्षा है कि वे सुचारू रूप से काम करें। गौरतलब है कि 2005 में रोगियों की औसत उपस्थिति जो है प्रति स्वास्थ्य केंद्र 39 थी। यह बढ़कर जो है 2010 में 4000 रोगी प्रति माह हो गए। 4000 रोगी प्रति माह। देखिए, हमारे देश के संविधान के अनुसार सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। नागरिकों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा मतलब इमरजेंसी सुविधा भी सम्मिलित हो। स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने वाली संस्थाएं जैसे कि गांव का स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल आदि से अपेक्षा है कि वे सुचारू रूप से काम करें। गौरतलब है कि 2005 में रोगियों की औसत उपस्थिति प्रति स्वास्थ्य केंद्र 39 थी, मतलब एक केंद्र पर 39 था। वह बाद में अब देखेंगे 2010 में एक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रति रोगी कितना हो गया? 4000 रोगी प्रति माह हो गए हैं। जो औसत 39 था अब वो क्या हो गए हैं? 4000 में तब्दील हो गई। मतलब इतना रोगी जो है बढ़ गया है 5 साल में। अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, 15-20 साल की बात है। तो देख रहे हैं हर अस्पताल में आपको भीड़ देखने को मिलती है। ये रोग कहाँ से आए और यहाँ पर रोग क्यों आए, ये भी जानने वाली बात है ना। आप रोग देख रहे हैं, इतने सारे रोग कैसे आते हैं, और यहाँ पर आपको तत्काल में कोरोना देखने को मिला, कितने लोगों की जान चली गई। चलिए आगे हम देखते हैं। हमारे देश में प्रत्येक 1000 पैदा होने वाले बच्चों में से 300 बच्चों का वजन बहुत कम होता है। कितने? तो उसको संतुलित आहार बच्चे मतलब माँ को नहीं मिल पाती, तो ये बच्चे जो हैं क्या होते हैं? कमज़ोर होते हैं, वज़न कम होता है। 5 वर्ष के अंदर इनमें से 143 की मृत्यु हो जाती है। 5 वर्ष होते होते क्या होती है? 143 की मृत्यु हो जाती है, आधे से कम। ये सभी बच्चे बचाए जा सकते हैं, ये सभी बच्चे बचाए जा सकते हैं। औरत को संतुलित आहार, माँ को संतुलित आहार दीजिए। इससे क्या होगा? संतुलित आहार देंगे तो बच्चे के वजन, बच्चे के स्वास्थ्य, बच्चे की जो भी क्रियाएं हैं वो क्या होंगे? संतुलित होंगे, और साथ ही साथ बच्चे स्वस्थ होंगे। अगला चलेंगे, दूसरा पॉइंट है कि हमारे देश में औरतों को सबसे ज़्यादा खतरा बच्चे को जन्म देने के समय होता है। आप जानते हैं कि 1 लाख औरतों में से 400 औरतों की बच्चे के जन्म देते समय मौत हो जाती है। 1 लाख औरत में 400 औरत क्या होते हैं? तो बच्चे जन्म देते समय मौत हो जाती है। ये औरतें मरने से बचाई जा सकती हैं, एक जो है स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं लाकर। स्वास्थ्य, उनके देख रेख, उनकी जब वो प्रेगनेंसी में हैं तो उनके समय वो क्या करेंगे? उन सरकार की क्या है?
सरकार को उनको देखना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी जो उनको आहार हो, उनकी दवाई हो, उनका जो खान-पान हो, जो भी आप उनको उपलब्ध कराइए, ऐसा चीज़ उपलब्ध कराइए जो उनकी मृत्यु का कारण ना बन पाए। वो अपने स्वास्थ्य को एक सही प्रकार से जी सके। वो 9 महीना अपने बच्चे को कोख में पाल कर रखती है और अंतिम वक्त में वह क्या होती है, अपने जीवन को त्याग देती है। ये जीवन बहुत ही क्या है, जीवन एक बार ही तो है और एक बार जीवन को एक क्षण में, एक पल में, एक सेकंड में क्या होता है, समाप्त हो जाता है। उसको बचाया जा सकता है एक सही और एक स्वास्थ्य सुविधा को आप सिर्फ थोड़ा उन्नत कर दीजिए, तो ऐसे आप जीवन को बचा सकते हैं। बस यहाँ पे दूसरा और पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ पर हमने आपको बता दिया है कि कैसे बचाया जा सकता है और दोनों स्थितियों में क्या क्या कारण है, हमने पूरा डिस्कस आपके साथ कर ली है। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर समानता के आधार पर किसी समाज को खड़ा करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि इसकी जो है व्यवस्था बेहतर बने और समान रूप से सभी को उपलब्ध हो। इसके लिए योजनाएं बनाने और उन्हें व्यवस्थित रूप से लागू कराने में सरकार और समाज दोनों को साक्षी पहल करना आवश्यक है। आपको पता है कि बहुत ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो माता के लिए अब हैं। हमने आपको वहाँ पर जो बताया, खान पान, स्वास्थ्य संबंधी सारी सुविधाएं, और यहाँ पर जो है बहुत ऐसी जो योजनाएं यहाँ पर लाई गई हैं जो बच्चे को जन्म देने से पहले और जन्म देने के बाद तक माँ को स्वास्थ्य की देखभाल, खान पान, अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। और यह आशा बहू जो होते हैं, इनके द्वारा हर जो है पंचायत में आप देखते होंगे कि यही है। इसी के कारण जो है कुछ आपको देखने को मिला होगा कि जो मृत्यु दर है माँ की, वो कुछ कमी हुए हैं। तो चलिए आपका ये अध्याय जो है समाप्त होता है। हमने स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में पढ़ा। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछता है शिक्षा के बारे में, कब लागू हुआ, कितने वर्ष होते हैं, और यहाँ पर मेंस से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, बताइएगा कि कैसा लगा। अब हम अध्याय में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।